हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इन तीनों टर्म्स में। उन तीनों टर्म्स को एक ही समझते हैं, तो एक्चुअली ये तीनों इंटर रिलेटेड है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। सो मैं इस वीडियो में उसका डिफरेंस काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए आए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे। फर्स्ट है इन्वायरमेंट। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। द सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग दैट इंक्लूड्स और all conditions and influences that affect the survival and development of all organism। सो ये इन्वायरमेंट का डेफिनेशन है। यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन केवल नहीं रटवाऊंगा, पूरा डेफिनेशन इंटरनलाइज करवा दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहला टर्म क्या है? आवर सराउंडिंग। जनरली अगर लेमन टर्म में देखा जाए तो अगर किसी से आप पूछेगा कि इन्वायरमेंट क्या है, तो यही बोलेंगे कि वट एवर इज आवर सराउंडिंग दैट इज अ इन्वायरमेंट। सो हम लोग पहले देख लेते हैं सराउंडिंग में हमारा क्या क्या आ जाता है। तो जैसे सराउंडिंग में हमारा आ गया लैंडफॉर्म, आ गया डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हम लोग देखते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, ग्लेशियर्स, ये सब हमारा लैंडफॉर्म हो गया। देन हमारा वाटर बॉडीज आ जाता है। वाटर बॉडीज देखते हैं, ओशियन देखते हैं हम लोग, सी देखते हैं, वो सब भी हमारा पार्ट है। देन हम क्लाइमेट देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे कभी गर्मी रहता है, कभी ठंड रहता है, कभी बरसात का मौसम होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी दिखता है। एयर क्वालिटी देख सकते हैं, हमारा एयर का क्वालिटी भी एक हमारा सराउंडिंग है। हम लोग जितने भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं जो हमारे आसपास है, सबको सराउंडिंग में इंक्लूड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्लांट आ गया, जिसको हम लोग फ्लोरा भी बोलते हैं। देन सेकेंड हम लोग एनिमल ले लेते हैं, एनिमल जिसे हम लोग फौना बोलते हैं। सो ये हमारा सराउंडिंग हो गया। सो इसी का मतलब है कि द सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग। देन आगे डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। दैट इंक्लूड्स ऑल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। पहले कंडीशंस को देखते हैं। सो हमारा ये सराउंडिंग आया, तो सराउंडिंग के वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप होंगे, या कंडीशंस को दूसरे में फैक्टर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो फिजिकल फैक्टर। हमारा फिजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकता है? फिजिकल फैक्टर में हमारा टेम्परेचर हो सकता है, हमारा ह्यूमिडिटी होगा, देन रेनफॉल हो सकता है, ये सब फिजिकल फैक्टर है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर भी होगा कुछ। हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है? जैसे बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर, बायोडाइवर्सिटी है। हम देखते हैं कि हम कोई एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बना रहता है। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, मेराइन इकोसिस्टम होता है, तो उन लोग आपस में इंटरेक्ट करके वहाँ एक लिविंग प्लेस बनाते हैं जहाँ पर उन लोग को एग्जिस्ट कर सके। सो ये हमारा बायोलॉजिकल कंडीशन और फैक्टर हो गया। तीसरा हम लोग केमिकल फैक्टर देखते हैं। केमिकल फैक्टर में जनरली क्या होता है कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड्स होता है, केमिकल कंपाउंड्स होता है, आपको पता है कोई some chemical compounds are good for our body and some are very dangerous। जैसे और ये केमिकल कंपाउंड क्या करते हैं? हमारे एयर, वाटर हुआ एंड सॉइल, इसके क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। तो दो चीज़ समझ में अभी आ गया हमें कि हमारा सराउंडिंग ये हो गया, ये हमारा सराउंडिंग में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लोरा, फौना, लैंडफॉर्म है, और एक एक कंडीशंस होगा। अब क्या है, ये जो कंडीशंस है, ये यहाँ एक वर्ड है एंड इन्फ्लुएंसेस। ये कंडीशंस इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे सराउंडिंग को। दैट मीन्स इन कंडीशन के वजह से ही हमारा जितना सराउंडिंग है वो इन्फ्लुएंस होगा। जैसे मान के चलिए कि प्लांट्स है या एनिमल्स है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोलर बियर। सो पोलर बियर को एग्जिस्ट करने के लिए तो हमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर चाहिए। ये हाई एल्टीट्यूड में होता है। जैसे पोलर बियर जनरली फाइंड होता है कहाँ? एक अलास्का हो गया हमारा, कनाडा में पोलर बियर देखा जाता है, रसिया में है पोलर बियर। सो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशंस है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर है, वहाँ पर पोलर बियर फाइंड होता है। इसका मतलब है जितना भी ये जो हमारा कंडीशंस है, इसको एक रेंज में होना चाहिए। उस रेंज में जब कंडीशन होगा, उस हिसाब से ही स्पीसीज वहाँ पर हम अपना सर्वाइवल कर सकते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट यही है कि ये जो इन्फ्लुएंस करता है हमारा जो कंडीशन, दैट अफेक्ट द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप भी करेंगे और सर्वाइव भी कर पाएंगे। अभी अभी इस टेम्परेचर में या इस कंडीशन में डायनासोर कंप्लीटली एग्जिंक्ट हो गए। द रीज़न इज कि पहले जब वो थे वहाँ पर, जब एग्जिस्टेंस में थे उन लोग, उस समय हमारा ये जो पार्ट का कंडीशन था तीनों, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये उनके लाइफ को सूट कर रहा था। बट अब क्या हुआ कि कंडीशन धीरे धीरे चेंज हुआ और वो उस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाए। मतलब हमारा सराउंडिंग जो कंडीशन डेवलप करता है, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अफ्रीका के लोग आप देखेंगे, वो थोड़ा सा स्ट्रेचर में हम लोग से ऊपर होते हैं और उनमें थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। रीज़न क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ के कंडीशंस ज़्यादा हैं, कंडीशंस थोड़े से अलग हैं। यही आप हाई एल्टीट्यूड में जाइए तो वहाँ पर फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलता है। आप यहाँ चाइना और नेपाल तरफ जाइए तो वहाँ थोड़ा शॉर्ट हाइटेड लोग मिलते हैं। ये सब रीज़न होता है वहाँ का तीनों फिजिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस के वजह से। सो ये हमारा सर्वाइवल भी हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया। अब हमें अभी के समय में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये जो हमारा जितना कंडीशंस है, इस कंडीशंस एक्सट्रीम पे जा रहा है। जैसे टेम्परेचर को एक मान लीजिए, तो अभी सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग वजह से जो एवरेज हीट है जो अर्थ का है, जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है, वो डिकेड बाय डिकेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ऐसा होगा तो जितने भी स्पेसीज हैं जो कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते थे, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये तो एक ग्लोबल वार्मिंग का इशू हुआ। सेकेंड इशू डिफोरेस्टेशन का, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट कवर हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे क्या होगा कि जितने स्पेसीज जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे सर्वाइव करते थे, कि जिनका सर्वाइवल कम्प्लीटली वो फॉरेस्ट में रह के या वो ग्रीनरी में या वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके करते थे, वो अब क्या है, अब तो वो ह्यूमन हैबिटेट से रिप्लेस हो चुका है। तो अब वहाँ से धीरे धीरे उन एनिमल का भी धीरे धीरे संख्या घट रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट कंजर्वेशन चल रहा है। बट कंजर्वेशन से नहीं होगा, हमें हर एक इंसान को समझना होगा कि ये टोटल जो सराउंडिंग है, जो इकोसिस्टम है, ये इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कंप्लीटली एक तरह से आप पेड़ पौधे हटा देंगे और डेवलपमेंट ला दिए और आप अलोन एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी जगाना होगा और इन लोगों को भी सेम सेम तरीका से देखना होगा कि जैसा हमारा लाइफ है, तब हमारा इन्वायरमेंट का कंडीशन जो है वो सही बन पाएगा और तब हम सर्वाइवल और डेवलपमेंट की तरफ सभी तरह का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव और डेवलप कर पाएंगे और तब हमारा बायोडाइवर्सिटी बढ़ पाएगा। सो आई होप मैंने इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा से समझाया होगा। और जनरली आपको अगर डेफिनेशन बोलना रहता है तो आप लोग तो यही बोलते हैं कि इट इज़ आवर सराउंडिंग, बट मैंने ये डेफिनेशन कंप्लीटली डिकोड कर दिया है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट आपस में इंटरैक्ट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं लिविंग कॉम्पोनेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम बायोटिक फैक्टर भी बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर। सो ये क्या करेंगे कि ये इकोसिस्टम में जितने अदर लिविंग और नॉन लिविंग है उनसे इंटरैक्ट करेंगे। सो इनका इंटरैक्शन दो तरीका से पॉसिबल है। एक तो ये अदर बायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, अदर बायोटिक। फॉर एग्जांपल ये एक बायोटिक हो गया ह्यूमन, ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे बायोटिक फैक्टर जैसे एनिमल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे बर्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो ये सब बायोटिक फैक्टर्स है। तो हम लोग लिविंग टू लिविंग इंटरैक्शन हो सकता है पॉसिबिलिटी। सेकंड है लिविंग टू नॉन लिविंग, दैट मीन्स ए बायोटिक। ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर जैसे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उससे हम लोग डे बाय डे इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे सनलाइट है, इंटरैक्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो जरूरी है, बिना इंटरैक्शन का ना कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं आगे समझाऊंगा कैसे। जैसे सनलाइट हो गया, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें वाटर चाहिए, क्लीन वाटर,
और सफिशिएंसी ऑफ वाटर चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल चाहिए जहाँ पर हम खेती कर सके, जहाँ अनाज उगेगा तभी हम कुछ खा पाएंगे, हमें फूड वहाँ से प्रोड्यूस हो सके। हमारा टोपोलॉजी अच्छा होना चाहिए। अब स्लोपी टोपोलॉजी हो गया। अब सपोज आप लोग देखते हैं कि उत्तराखंड साइड में या थोड़ा हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जहाँ लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो वहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो कम होता है, मतलब टोपोलॉजी भी मैटर करता है हमारा इंटरेक्शन के लिए। उसके बाद एयर हो गया, हमारा हमारा गुड एयर इंडेक्स चाहिए। अगर एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा तब भी हम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है इकोसिस्टम क्या हो गया कि लिविंग और नॉन लिविंग इंटरैक्ट कर रहा है और उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप स्टैब्लिश है। और यहाँ लास्ट पॉइंट आप देखिएगा, देयर एग्जिस्टेंट इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट, दैट मीन्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही ये इंटरेक्शन होता है। जैसे अगर आप कंसीडर करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, तो उसमें जो एरिया होता है वो डेजर्ट का ही एरिया होता है, कि उस डेजर्ट में जितने स्पेसीज है, उस डेजर्ट में जैसा कंडीशन है वो इंटरेक्शन पॉसिबल है। और अगर उस इकोसिस्टम से किसी भी एक स्पेसीज को, बायोटिक और एबायोटिक कुछ भी हो, जैसे बायोटिक में कोई स्पेसीज है, जैसे कैमल हो गया, उसको हम लोग अगर दूसरे इकोसिस्टम में लेके चल गए जैसे माउंटेन इकोसिस्टम में, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एबायोटिक कंसीडर कर लीजिए, जैसे कोई पेड़ कैक्टस वगैरह को अगर हम लोग कहीं और उगाने का कोशिश करें दूसरे इन्वायरमेंट कंडीशन में, तो वो भी सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है जितना उस इकोसिस्टम में जितना बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स है, सब आपस में डिपेंडेंट है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ये पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम का रेलेवेंस जानते हैं, ये क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक हमें एक वर्ड पता है, फूड चेन। फूड चेन पता है, फूड चेन से क्या होता है? फूड चेन जनरली सोर्स होता है हमारा एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो हम लोग थ्रू एन इकोसिस्टम भी लिख सकते हैं, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मैं ऐसा समझाऊंगा कि कभी आपको अभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सपोज स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रास या प्लांट से। ग्रास प्लांट ये जनरली करता क्या है? ग्रास प्लांट क्या करेगा? सॉयल से हमारा न्यूट्रिशन लेगा, सॉयल से हमारा वाटर लिया, न्यूट्रिशन लिया, हमारा सनलाइट लिया सन से, और ये प्रोड्यूस किया, फूड प्रोड्यूस किया। ठीक है, फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारा फूड प्रोड्यूस हो गया। अब ये ग्रास या प्लांट को ग्रास हॉपर कंज्यूम करेगा, ग्रास हॉपर। देन ग्रास हॉपर को फ्रॉग कंज्यूम करेगा, देन फ्रॉग को स्नेक, ये आप तो फूड चेन जानते हैं कैसे चलता है। देन स्नेक को हॉक, हॉक को बाज भी बोलते हैं हम लोग। ये चैनल दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों मिला के ही बताता हूँ। देन जब हॉक, जब बाज ये मर जाता है तो इसको डिकम्पोज करने का काम करता है डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर जैसे फंगाई। सो ये क्या करता है कि जब हॉक मर गया तो ये अभी तो ऑर्गेनिक है, उसका जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक ही है, तो ये क्या करेगा कि डिकम्पोज करके उसे इनऑर्गेनिक बना देगा। इनऑर्गेनिक मतलब फिर से उसे न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देगा, न्यू न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सॉइल में मिल जाएगा। और हमें पता है कि सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है। सॉइल में हमारा जैसे हम बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में हम कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम है हमारा, सेलेनियम है, सेलेनियम, आयरन है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी होता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। सो ये सॉइल में जितने न्यूट्रिशंस मिनरल्स है, इसे हमारा ग्रास कंज्यूम करता है। ग्रास और प्लांट कंज्यूम किया, यहाँ से फूड बनाया, फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ना वहाँ से ग्रास हॉपर को गया, फिर फ्रॉग को गया, फिर स्नेक को, वहाँ से हॉक, एंड हॉक के बाद डिकम्पोजर क्या किया, उसको फिर से बैक टू कन्वर्ट कर दिया उस न्यूट्रिएंट्स में, और फिर ये सॉइल में मिल गया, फिर अगेन सेम चीज हो गया। इसका मतलब है हमें इकोसिस्टम में ये सभी लोगों का जरूरत है। एक और टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ, ये जो ग्रास और प्लांट है ना, इन्हें जनरली हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो चार हैं, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, इन्हें हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये फूड को कंज्यूम करते हैं। एक और बात, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ये प्रोड्यूसर अगर कुछ फूड प्रोड्यूस करेंगे तो
कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उस फूड में, तो जैसे जैसे ये फूड आगे चलता रहेगा तो एनर्जी का लैप्स भी होता रहेगा कि पूरा कंप्लीट एनर्जी नहीं आगे इकोसिस्टम में जाएगा। तो ये एक पॉइंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब ये 4 कंज्यूमर हो गए, और लास्ट डिकम्पोजर फंगाई का काम होता है कि उस लिविंग को नॉन लिविंग में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह एक इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका एक स्पेसिफिक काम है, जो कि एक फूड चेन को बैलेंस करना, एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर इसमें से कोई भी एक चीज भी डिस्टर्ब हो गया, कोई भी एक यूनिट को भी हटा दिए ना, तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो आप अब डेफिनेशन से अब डेफिनेशन आप पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट फॉर एग्जिस्टेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर हैबिटाट। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा इकोसिस्टम चल रहा है और कितने तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। हमारा डिफरेंट, जैसे मैराइन इकोसिस्टम हो सकता है जो कि ओशन के रिलेटेड लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म को इंक्लूड किया होगा। डेजर्ट इकोसिस्टम मैंने बताया, ग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने तरफ से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, तो इकोसिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। It is a scientific study of the interaction of the organism with their physical environment and each other. तो अभी हमने समझा इकोसिस्टम क्या होता है, तो सिंपली ये साइंटिफिक स्टडी है उनके इंटरेक्शन का, कि बायोटिक एंड एबायोटिक कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, जो इंटरेक्शन है उसका साइंटिफिक वे में स्टडी है ये इकोलॉजी। सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये इकोलॉजी दो टर्म से मिलके बना है। ओइकोस जिसका मीन्स होता है, मतलब होता है हाउस, एंड लॉजी, यू नो लॉजी मीन्स स्टडीज। हाउस दैट मीन्स जैसे इकोसिस्टम हुआ, इकोसिस्टम एक घर जैसा हो गया कि सब लोग इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए ओइकोस मीन्स हाउस एंड लॉजीज मीन्स स्टडी, इसलिए इसका नाम इकोलॉजी पड़ा है कि इसका स्टडी का है। वो हाउस का स्टडी करना है कि लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इकोलॉजी का टर्म कॉइन किया था, इन्होंने दिया था, अर्नेस्ट हाइकाल ने 1866 में दिया था। ये एक जूलॉजिस्ट है। आपको पता है जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल पे रिसर्च करते हैं, जो एनिमल में स्टडी करते हैं। और जनरली जब इन्होंने इकोलॉजी का जो टर्म दिया था, वो उस समय एक्चुअली में वो चेक कर रहे थे कि हाउ एनिमल इंटरैक्ट विथ इट्स सराउंडिंग। उस समय बाकी सब स्पेसिस का कंसिडरेशन नहीं था। सो फर्स्ट टाइम फाउंड जब हुआ था तो वो एनिमल और उनके सराउंडिंग का स्टडी कर रहे थे, बिकॉज वो जूलॉजिस्ट थे। तो इस तरह से इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।